मुझे याद है कि मैं फाइन आर्ट्स में जब सीखने गई थी तो रघुनंदन पणशीकर ले गए थे, वहाँ पे प्रमिला भी आती थी उनके पास। प्रमिला जी की मेरी अभी भी मुलाकात हुई थी जबकि गुरु जी का प्रोग्राम था चेंबूर में। शायद उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। उनकी एक बच्ची थी, वो भी आई थी। अल्लाह फेस्टिवल में गुरु जी ने वो भी सोलो बजाया है। तो मुझे मजेदार बात क्या लगती थी, उनके पास मतलब देने के लिए विद्या रहती थी। यहाँ पे कुछ मैंगो वाइट, यहाँ पे कौन से बिस्कुट का ये, फिर क्लास के बाद वो थोड़ी कॉफी नहीं चाय पीते थे, साथ में एक कोई जन है उसको भी देते थे। और मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात याद है कि मुझे वो एक बैच नहीं बिठाते थे और वहाँ पे उन्होंने रूल्स तोड़ के मुझे लिया था। मैं बोलता हूँ इसको लो, क्योंकि मैं गाती थी और शुरू में बैठती थी, जो भी आता था हर एक को मेरा गाना सुनाते थे, इसकी आवाज सुनो, शुरू से लेके अंत तक। तो वो एक मुझे याद आती है बात, आज मैं सोचती हूँ उतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने उतना महत्व दिया, मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैं शायद कोई वो थी नहीं बड़ी व्यक्ति, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो उनके मन को बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे बारे में ऐसी बातें कहते हैं। चाहे वो संजीव चिमल की कभी आया वो कोई नहीं, इसकी फिर बोलते थे एक गाना सुना। और जो मुझे आता था क्लासिकल तो उनके सामने गाती थी, कभी यशवंत देव जी के गाने, लेकिन बड़े प्यार से सुनते थे, सबको बोलते थे नंदिनी बहुत अच्छा गाती है। फिर वो बाद में उन्होंने डिस्कंटिन्यू कब किया मुझे नहीं याद आता, दूर पड़ रहा होगा उनको, है ना, इसलिए छोड़ा होगा उन्होंने। वकौला और चेंबूर बड़ा दूर पड़ रहा है। ऐसे कि 2005 में। अच्छा, आप चेंबूर की बात कर रहे हैं, इसलिए चेंबूर में कब मुझे तो पता ही नहीं चेंबूर, क्योंकि मैं आने से पहले वो फाइन आर्ट्स में शायद मेरे ख्याल से 98 में मेरा परिचय उनसे हुआ था और भी टीचर्स से हुआ था, लेकिन सब बहुत प्यार करते थे वहाँ पे। और बड़ी छोटे भी थे ना, तभी कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स नहीं थे, कुछ नहीं था, हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। मेरे घर पे मुझे पहुंचाते समय पहली बार जब मिली, फोन किया, बोला कि हेलो प्रेमानंद बोलकर, मी तुलसीदास बोलकर। पिताजी उड़ गए, मुझे तो पता नहीं कौन है। फिर कुछ उन्होंने उस दिन कहीं जाके हम इडली खिलाई और फिर पहुंचाया ऑटो रिक्शा से और फिर निकल गए, लेकिन बहुत वो प्यारे दिन थे। तो वही मैं सोच सकती हूँ कि आपको किस किस प्रकार के अनुभव आए होंगे 11 साल में। जी हाँ, बहुत कुछ। और नाट्य संगीत जो है वो अलग से सीखा है क्या उनसे, मतलब नाट्य संगीत के जो सोच के कि आज मैं तुम्हें कोई नाट्य संगीत सिखाता हूँ या उसका ढंग सिखाता हूँ, ऐसा किया था, या शास्त्रीय और नाट्य संगीत साथ साथ ही तैयार कर दी? बिल्कुल नहीं। और उनके कॉन्सर्ट्स भी काफी सुने होंगे ना? बहुत लाइव कॉन्सर्ट्स तो मेरा ये बहुत सौभाग्य रहा है कि मैं उनको लाइव बहुत सुना है, लाइव में उनको सुना है और बहुत पास से आराम से सुने। 150-200 तो सुने होंगे। जी हाँ, 100 कॉन्सर्ट आराम से, क्योंकि 10 साल में तो। और उसमें एक रात की भिन्नता हर कॉन्सर्ट में दिख जाती है। जी हाँ, और हुआ है मतलब वो मुझे स्वरमंडल बिलोंग कहते थे हमेशा उनके साथ, तो इसलिए उनको मैंने स्टेज पे बैठ के उनके पास से उनकी उंगलियां देखी है बहुत सारे कॉन्सर्ट। तो एक मेरे मन में विचार आ रहा है कि जितने अलग अलग ऑडियंस के सामने बजाया था उन्होंने, तो एक ऑडियंस की जजमेंट होती है, वो भी सीखने को मिल जाती है क्या, कि अभी आज इन्होंने ये सोचा था बजाने का, लेकिन यहाँ की ये की जगह ये बजाया, और फिर उसके ऊपर चर्चा होता है बाद में। इसका कुछ ज्ञान वहाँ से आपको मिला है, लगता है? वो हमेशा ऑडियंस को देख के अपना प्रोग्राम चेंज ऐसा लगता है ऑडियंस जजमेंट। जी हाँ, और जो भी भावभंगिमाएं होती है, जेस्चर्स हैं चेहरे के, जब कभी उनको लगा कि सामने जो ऑडियंस है वो क्लासिकल का नहीं है, हाँ, तो वो डायरेक्ट द्रुतबंदी से शुरू कर देते हैं। और जो मतलब जितने भी ये लोग बजा रहे हैं उसमें कोई व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज उठाई है। आपको क्या लगता है किस ने उठाई है? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने उनका जो है, मतलब जैसे कि देख के लगे कि अपने आप किसी को पता चले कि ये अगर पता ही नहीं है, लोग जो सर को जानते हैं लेकिन स्टूडेंट को नहीं जानते, कोई फॉरेनर है समझे, जिन्होंने बोलकर जी को बहुत देखा है, वो अरे ये कहीं इनके स्टूडेंट तो नहीं है, पता ही चल जाए, ऐसा है क्या? जी हाँ, उनकी स्टूडेंट चाहे मानवल जी के स्टूडेंट होगी तो वो उनकी जेस्चर्स उठाते होंगे। गुरु जी की जो जेस्चर्स की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले तो उनको बजाने की बात आती है। उनके जो सभी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनका टेक्निक जो है या फिर एकम्पनी करते समय कैसे करना चाहिए, सोलो की एक्सरसाइजेस हैं या सोलो की बंदिशें हैं, एकम्पनी करते समय कितना बजाना चाहिए और कितना बजाना नहीं चाहिए, ये जो बात है उनकी, वो उनके सभी स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगी। रेपिटेशन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज बात ये है कि गाने वालों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा वो रहता है। ये तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों के साथ बजा के हर एक का स्वभाव समझ में आ जाता है कलाकार का।
जी हाँ, एक वो भी पूछना बात था। है। और दूसरी बात ये भी है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नहीं, अभी ये आपने सीखना कब शुरू किया था, उस पर मैं फिर आती हूँ कि आपको क्या लगा कि इतना सीखने के बाद उन्होंने खुद कहा कि अभी तुम्हें अगर बजाना है तो तुम कलाकारों के साथ बजा सकते हो, या कहीं उन्होंने जब किसी मैं को बम्बई रेफर में- किया था जब मैं कि बम्बई इसको में- ले लो, ऐसा कब हुआ? जब मैं बम्बई में आया तो मुझे याद है मतलब छोटे छोटे कॉन्सर्ट शुरू कर दिए थे क्या बजाने किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि बाहर कहीं पे जाना नहीं है, प्रोग्राम बजाना नहीं है, परफॉर्म करना नहीं है। पहले 5-6 साल तो ऐसे ही गए हैं पूरे। कब पहली बार बजाया होगा बाहर? मेरे ख्याल से 2009 से मेरा कॉन्सर्ट धीरे धीरे शुरू हो गया। किसके साथ हालांकि वो बजाने भी के? मैं उनको पूछ के लिया था कॉन्सर्ट। तो किसके साथ बजाना शुरू किया होगा पहले, मतलब जो सिग्निफिकेंट लगता है, अच्छा उत्तम एक अच्छा कॉन्सर्ट की किसी अच्छे सिंगर के साथ बजाया? विनायक प्रभु जी के साथ मैंने बजाना अच्छा, शुरू किया अच्छा, धीरे धीरे, अच्छा। उनके अभंगवाणी के प्रोग्राम। लेकिन उसके पहले तो शायद आप सोलो बजाते थे। सोलो तो गुरु पूर्णिमा में हर बजाना होता ही था। हाँ, हर क्योंकि गुरु अच्छा पूर्णिमा। खासा बजा लेते थे। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा में तो बजाना क्योंकि होता मैंने है। जब पहली बार देखा, मैंने कहा कौन ये लड़का है इतना अच्छा बजाता है, फिर बाहर आने के बाद ऐसे विनम्रता से उनको देख रहा है मैंने कहा छोटा सा बच्चा कौन है। सोलो बजाना तो गुरु पूर्णिमा में ही होता था, लेकिन हाँ। 6-7 साल के बाद मुझे गुरु जी ने परमिशन दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अभी बाहर जा सकते हो, बजाओ। लेकिन हाँ, क्योंकि उसी से अनुभव आता है क्या कैसे बजाना है, क्या नहीं है। सही बात है। और उसके एक बाद होता है कि एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गायक के ऐसे पीछे पिकअप करते हैं फटाक से, और एक होता है थोड़ी गैप रख के पिकअप करना। इसका ये शिक्षण गुरुजी ने दिया था, आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ? गुरु जी ने मुझे ऐसे भी कहा है कि एक थोड़ा सा पॉज रख के थोड़ा रिपीटिशन फिर किया जाता है ना सिंगर का, और एक भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मतलब उसके साथ साथ जाने लगते हैं। जी हाँ, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि एकम्पनीमेंट करना मतलब हर एक चीज बनाना, गाने वाले की हर एक चीज बनाना मतलब एकम्पनीमेंट आना चाहिए, लेकिन आना तो चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए, चुप हो लेकिन गया एकदम से, नहीं, वो तो स्टेजेस है ना अभी। हाँ। अभी कैसे है कि जब आप गाना सांस सीखते फूल के हैं, कभी कोई एकदम शांत हो गया तो आप कंटिन्यू करना चाहिए उसका पहले गाना, है ना? गाना एकम्पनीमेंट करना मतलब क्या है कि सबसे पहली स्टेप है कि आपको उसका गाना पूरा वैसे के वैसे बजाने को आना, उसके पीछे आना नहीं। चाहिए। सबसे पहली बात ये स्टेप है। When you go, the later step, the second step is that आपको कहाँ बजाना है और कहाँ बजाना नहीं है, नहीं है। ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है ये कि आपको बजाते समय, और वो जो कम समय में एकदम डबल स्पीड में कम अंतराल में पूरा कर देते हैं, जैसे सीमा शिरोडकर बजाती है, जी नहीं, वो वैसी एक बात- अलग बात- चीज है क्या? जी मैं समझा नहीं। एक होता है कि अगर म्यूजिशियन सडनली कुछ तानपुरा ये करने के लिए एक जगह रुक गया कि एक गिलास पानी पी रहा है और गैप रह गई, हाँ, तो वो गैप तो फिल वो करना कम है। समय में एकदम जितनी हो सके फुल स्पीड में पूरा आना, फटाक से उसमें बिठा के सम पे आना, एक जो मैंने देखा है जी हाँ, सीमा शिरोडकर के वो- वादन में, वो भी है। वो भी एक स्किल है वो क्या? भी एक स्किल है, सही बात है, मुश्किल है। और और दूसरी एडजस्ट बात, करना पड़ता है कि मुझे कितनी स्पीड लेनी पड़ेगी, या टेम्पो बोलते हैं दूसरी संगीत बात में। ये है कि कहाँ पे बजाने, कहाँ उसको पे क्या कहते हैं, वो बजाने- ज्ञान आपको कब आया? ये तो मैं खास तौर से पूछना चाहती हूँ, ये पर्टिकुलर चीज आपने खुद कब की होगी? समझ गए मैं वो जो कह रही जी हूँ हाँ, कि पहले कोई- 2 साल तक तो मुझे समझ नहीं रहा था, मैं एकम्पनी कर रहा था, लेकिन एक और औरों का सुन भी रहे थे क्या कि कौन कैसे बजाता है, कौन कैसे बजाता है, जी या हाँ, पुराने वो आपने सुनना किन तो- किन को सुना है? वो तो सुना- पटवर्धन जी को सुना है, इतना पुराना तो सुना नहीं है। हालांकि मैं बहुत ही लेट आया हूँ बम्बई में, तो मैंने गुरु जी को मतलब देखा है, यूट्यूब में जाके कुछ कोशिश की गुरु जी सुनने को को। देखा है मैंने। मुझे ऐसे लगा नहीं, कि गुरु जी को जब एकम्पनीमेंट सुना तो मुझे लगा कि नहीं, एकम्पनीमेंट होना चाहिए तो ऐसे ही, और ऐसे किसी को ही। सुनने का मन नहीं किया। फिर गुरु जी के ट्रेडिशन में जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके, तो उनकी क्या क्या खासियत है, सबकी हर एक की अलग अलग खासियत है, तो उन सबको सुना मैंने, और फिर उन सबको सुन के जो मुझे उस समय सूझता है अभी, वो मैं भी बजा लेता हूँ। दूसरी बात ये है ऑर्गन से कि परिचय हो गया था तब तक? हर एक दोनों हाथ से बजाना, ऑर्गन से भी परिचय हो गया था? गुरु जी का यहाँ पे था विद्यालय में कुछ, तो वो कभी किया होगा? ऑर्गन पे हाथ फेरना, या बड़े प्यार से पहले हाथ ऑर्गन को देखना कि क्या चीज है मैं ये? वैसे ऑर्गन गाता नहीं हूँ, ये लेकिन देखा होगा देखा गाँव है, में। थोड़ा प्रैक्टिस किया है उसका, लेकिन मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ दूसरी। तो एकम्पनीमेंट करते समय सबसे पहली बात यह है कि हर एक चीज बजाना है ऐसे नहीं है। ये जो आगे वाली स्टेज है उसमें आपको कहाँ पे कितना बजाना है ये आना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि अरे वो तो बजाता ही नहीं है, वो शांत रह जाता है बीच में। लेकिन उस शांतता के पीछे ये रहता है कि आपको गाने का मजा लेने को आना चाहिए सबसे पहली बात। अगर आप गाने का मजा लें और बजाएं तो वो परफॉर्मेंस बहुत अलग हो जाता है। अभी बहुत बजाने के बाद आपको ऐसे लगता है कि जो गायक बैठे हैं, जिन्होंने शुरू किया है, कभी कभी ये हुआ है कि नया गायक बैठा है और उसका स्वभाव अभी शुरू करने के 20 मिनट में ही आपको पता चल गया कि ये उसकी टेम्परामेंट है, ऐसा भी हुआ है? ऐसा हुआ है ना, मैंने जब आदित्य खांडवी के साथ हाँ हाँ एकम्पनीमेंट पहली बार किया था, हाँ हाँ
मैंने सुना था उसके बारे में, बहुत ही तैयार लड़का है, बहुत तैयार गाता है, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में भी था। मतलब टेंशन मतलब थोड़ा सा एक दर्पण था मेरे मन पे। आदित्य के बारे में मैं 2 चीजें कह सकती हूँ। मैंने अभी हाल ही में जो सुना, जहाँ आप भी थे, वहाँ कशालकर जी की गायकी के वो मतलब हम अभी फूल खिल रहे थे कहूंगी, जैसे इनके भी थोड़ी कलियां और फूलों में रूपांतरित हो रही थी। लेकिन मैंने उनका ऐसा गाना सुना है कि जो वहां सुन के मैं ये नहीं जान पाई कि ये शायद इनके शिष्य होंगे। मुझे पता नहीं यशवंत बुआ जोशी से उन्होंने सीखा है कि नहीं, सीखा है। तो वो दिख रहा था उस समय। तो अभी ये दिख रहा था ना, ये शैली तब वो दिख रही थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, जो एक होता है ना, एक कम उम्र है भाई, लेकिन कितनी मैच्योर आवाज है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर आवाज और सोच बहुत ज्यादा। अभी जब मैंने सुनी थी तो उसमें मधुरता और जो हम लोग मंजूर बोलते हैं, जी हाँ, वो था। तो मैंने वो भी सुना है, ये भी सुना है। तो उसमें से आपने कौन सी शैली में उनके साथ बजाया था, जब वो यशवंत उनके गाने का मुझे जी से भी सीखते थे ना? जी हाँ, उनसे भी सीखा है जयपुर में। तो उनके गाने की एक बात मुझे बहुत अच्छी जो लगी कि उनका गाना ऐसे दिखता है पूरा कि आगे वो क्या गाने वाला है, या फिर ऐसे वो रास्ते पूरे खोल देता है। और वो पूरा आपको एकदम फ्री कर देता है उसमें। तो पहले जब मैंने उसके साथ पहले एक्सपेरिमेंट किया तो पहले 15-20 मिनट में मैं पूरा फ्री हो गया था। मुझे समझ गया कि अच्छा ये है, तो अभी इसमें ही वो घूमने वाला है। वो पूरा रास्ता खोल के दृष्टि दिखा देते हैं। हाँ एकदम। और रात को इतनी अच्छी तरह से वो परफॉर्म करते हैं उसको। मैं कठिन बहुत गाते हैं। मैंने तो लता जी के बहुत ज्यादा कठिन, जो राग गाते हैं बहुत ज्यादा कठिन वाले। लता जी क्या कह रही हूँ, अश्विनी भिड़े और वो ज्योति काले और कुछ और लोगों ने एक सम्मेलन में बजाया था, शायद रत्नाकर भाई साहब का कुछ था, उस्ताद जी का, और भी किसी का हुआ था उधर। तो वहाँ पे इनका मैंने सुना था। पहले तो ऑडियंस में ऐसे टी शर्ट पहन के बड़ी सादगी से बैठे थे, हमारे साथ सबका सुन रहे थे। फिर जब इनका टर्न आया तो अचानक अंदर जाके पूरी तैयार होके उल्टा पहन के आके गाने लगे। तो मतलब मैंने सोचा कि कितना अच्छा स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक भी है इनके पास। जब यहाँ बैठे हैं तो लगता है श्रोता बैठा, वहां बैठे हैं तो लगता है गायक बैठा। और है मतलब अभी तक तो एकदम पाँव जमीन पे है, बिल्कुल ईगो नहीं है। अच्छी बात है उनकी ईगो तो। सही बात है। तो इसके बाद मैं अभी ये भी पूछती हूँ, कहीं ऐसे हुआ कि अभी ये सब आप कर रहे हैं तो आपके पुराने स्कूल्स वगैरह में कभी जज के तौर पे बुला लिया, ये सब भी होता है क्या? कहीं पे छोटी सी पार्टी है, वहाँ पे भी बोला चलो आके छोटा सा एक प्रोग्राम दे दो। गाँव में ऐसा होता है अभी टाइम ऐसे होता है कि तो माँ का क्या विचार है? कभी माँ ने खुल के बैठ के कहा है कि भाई तुमने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन ऐसे बड़े प्यार से बोला है, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसे होता है। हालांकि मेरे पेरेंट्स को खुल के पहली बार कभी कहा होगा माता पिता ने? क्या है उसको, हाँ गर्व है बहुत कि मैं बम्बई में आया। लेकिन उससे पहले कभी खुल के कभी बोला था जब आपने परफॉर्मेंसेस दिए जलतरंग के, तभी कि तुमने हमारा नाम? खुशी बहुत होती थी, उनको खुशी बहुत होती थी। हालांकि उनको क्लासिकल म्यूजिक उतना समझता नहीं था, अभी भी नहीं समझता है, लेकिन उनको कुछ तो लड़का अपना अच्छा कर रहा है। कोशिश रहती है क्या दोनों की कि गांव में कुछ है तो आके बैठ जाते हैं आपके प्रोग्राम में? जी सुनने के लिए। तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा शायद, क्योंकि मैं जब बम्बई में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैंने अपना खुद का घर लिया है यहाँ पर। तो ये सब हुआ। जॉब भी अभी करना पड़ रहा है, आर्टिस्ट हूँ लेकिन जॉब करने की इच्छा नहीं है। आप पढ़ाते हैं शारदा संगीत में पढ़ाना तो मेरा एक वो कर्तव्य है, मुझे यहाँ पे मैं छोड़ नहीं सकता, हालांकि क्योंकि मैं यहाँ से मेरा ग्रूमिंग हुआ है, बम्बई का मेरा करियर, जो नमक हलाली कहते हैं। जी हाँ। तो इसके अलावा आप कहीं पे पढ़ाते हैं क्या? मैं अभी फिलहाल हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल में जलतरंग पढ़ाता हूँ, जो कि मुंबई सेंट्रल में है। तो कहाँ पर है? मुंबई सेंट्रल तारदेव। अच्छा, पर बजाते हैं मतलब सिखाते भी हैं? वहाँ पे मैं जलतरंग सिखाता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कैसे है कि घर लिया है तो लोन है मेरे सर पे, तो इसलिए मुझे जॉब करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक आर्टिस्टिक नजरिए से देखा जाए तो मुझे जॉब करने की इच्छा नहीं है बिल्कुल, बस म्यूजिक में रहना है। नहीं, जॉब करने से ऐसा होता है कि कंटेम्परेरी आसपास क्या चल रहा है, बच्चों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, कैसे श्रोता है, कैसे श्रोता होने चाहिए, और आप अच्छे श्रोता बना भी सकते हैं। कहीं पे आपको ये भी होगा कि वहाँ पे 4 बच्चे ऐसे दिख पड़ेंगे कि वो सोचेंगे नहीं मुझे सर के पास आगे चल के सीखना है। वो लोग जानते हैं कि आप अच्छे हारमोनियम बजाते हैं। ये सब चीजें करने के लिए उतना टाइम रहना बहुत जरूरी है। छुट्टियां भी मिल जाती होंगी जब चाहिए। छुट्टियां तो होती है हर वीकेंड, सैटरडे संडे को छुट्टी है, तब तो मेरे प्रोग्राम होते हैं, तो मेरा रियाज फिर कब, ऐसा प्रश्न आता है। ऐसा है, लेकिन इतना विचार आपके मन में है कि विचार तो मतलब अपना रियाज करना चाहिए। जैसे मेरी गुरु कहती थी कि जब अगर कुछ आपको नहीं सूझे तो हर एक ठाठ में रोज करना चाहिए कुछ न कुछ। और ठाठ क्या कहेंगे, अगर हमें पता है तो हम एक पूरा टाइम टेबल बना सकते हैं महीने में
कि अभी मैं विभास बजाऊंगा, उसके बाद मैं धूप बजा के देखता हूँ क्या होता है, फिर मैं देखता हूँ एक केवल वे कोमल और ध शुद्धता बजा के। मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना है तो कुछ भी कर सकता है कलाकार। या ये भी कर सकता है कि अगर आपने किसी कॉन्सर्ट में किसी अच्छे सिंगर के साथ बजाया है, उन्होंने वो कौन से 3-4 राग लिए थे, वही लिस्ट लेके किसी दिन वही ऑर्डर बजा दिया। सही बात, वो भी हुआ है। मुझे याद है आश्विनी ताई के साथ जय जयवंती राग आड़ा चौताल में इनका कराना है, वो जब गाया मेरे अभी मोबाइल में कुछ 6-7 मैंने कहीं बैठी बैठी, जिसको आप वन लाइनर्स कहते हैं, बनाई थी, मुझे किसी से शेयर भी करनी है। उसमें जहाँ तक मुझे 14 मात्रा के तालों का अनुभव नहीं है, लेकिन उस दिन कुछ हो गया है, या 14 मात्रा में या 7 मात्रा में, पता नहीं कैसे हो गया। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है द्रोणाचार्य आईएएस अकेडमी, उसके बाजू के वेटिंग रूम में अभी भी मेरे मोबाइल में होंगे, मुझे शेयर करना है किसी से कि आप इसका कुछ करो आगे, क्योंकि मैं तो ऐसे सोलोइस्ट नहीं हूँ, काम चलाऊँ, हम लोग सिंगर्स बजा लेते हैं। अच्छा, अभी मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन का ये नहीं किया कि आपने 12th के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया है एजुकेशन? 12th के बाद जब मैं मुंबई में आया, मुंबई में आने के बाद 2 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मैंने कॉलेज करना है। एक्सटर्नली कर लिया या फुल टाइम किया? फुल टाइम। मैं चेतना कॉलेज में जाता था, यहाँ पे। चेतना आपके लिए दूर है? अच्छा, बैंड्रा में है। बैंड्रा में ही है, शारदा। तो वहाँ पे कुछ सांगीतिक एक्टिविटीज की है? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे भी म्यूजिक को बिल्कुल स्कोप नहीं था, मेरे समझ में तो नहीं था। लेकिन अभी वहाँ पे एक नए प्रिंसिपल सर आए हैं जिनको म्यूजिक। चेतना में कॉन्सर्ट्स होते हैं काफी? हाँ, पहले होते थे, लेकिन तो आपको कभी बुलाते हैं एक स्टूडेंट जिसका नाम हुआ ऐसे? जी हाँ, अभी आजकल क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल चेंज हो गए हैं अभी, और जोशी सर करके हैं अभी प्रिंसिपल, उनको म्यूजिक के मतलब म्यूजिक की बहुत रुचि है ज़्यादा, और उनको ऐसे लगता है कि मैं वहाँ पे आऊँ, लेकिन अब मुझे उतना टाइम नहीं रहता। नहीं है पढ़ाने के लिए। इंटरेस्ट था तब वहाँ के प्रिंसिपल थे, और तब वहाँ पे उतना पूछना नहीं होता था। तो चेतना में मैंने 2 साल फर्स्ट ईयर, और मेरा FY और मेरा SY कॉमर्स का 2 साल में रेगुलर जाके किया। और जब मैं TY में गया तब से मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने लगा अपनी एक्टिविटीज में। छोड़ दिया क्या? तो फिर मेरा वो TY नहीं हो पाया, और फिर मैंने अभी उसको छोड़ दिया। मुझे याद है मैंने 3-4 साल तक TY का फॉर्म भरा है एग्जाम के लिए, लेकिन एक बार भी बैठ नहीं पाया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम और बाकी सब क्लासेस, जॉब, ये सब में मुझे टाइम नहीं मिला। नहीं तो ठीक है, ये तो चलता रहता है मामला। नहीं, अभी आपने कौन से मतलब फॉर्म्स में बजाया है? फॉर्म्स में मतलब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में बजाया है गायकों के साथ? ऐसा भी किया है कि भजनों में, गजलों में, मतलब ऐसे कौन से जॉनर में बजाया है? मोस्ट प्रॉब्ली मैं तो क्लासिकल में ही बजाता हूं। शास्त्रीय में बजाया है या विशुद्ध ठुमरी दादरे के साथ बजाया है? अभंग की रचनाओं के साथ बजाया है? रिकॉर्डिंग्स भी करते होंगे? अभंग, नाट्य गीत, फिल्मों में भी रिकॉर्डिंग्स किए हैं क्या? जी, फिल्मों में तो अभी किया नहीं है। और वाद्य वृंदों में आप बजाते हैं? किसी बैंड या ऐसा कुछ किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बैंड में अभी तक। और कभी कीबोर्ड में बजाने की इच्छा? जी नहीं, कभी नहीं। या कभी किसी से आदान प्रदान हुआ विचारों का वेस्टर्न कीबोर्ड का? वेस्टर्न कीबोर्ड का नहीं, लेकिन मैंने पियानो का कुछ बेसिक्स टेक्निक्स या कुछ फिंगरिंग्स मैंने पार्टनर जी से सीखी थी, जो कि कलानगर में उनका बंगला है बहुत। 1 2 3 1 2 3 4 5। जी हाँ, अच्छा। कुछ प्रैक्टिस किए थे। ये एक है। तो हम मेरे घर पे आएंगे तो वो देख सकते हैं, जैसे मेरी हारमोनियम में बड़ा कीबोर्ड है, उसके ऊपर आप वेस्टर्न चाहे जितना बजा सकते हैं, पुस्तकें देख सकते हैं, मेरे पास काफी पुस्तकें हैं। हाँ। तो भी आपकी मनीषा क्या है कि आगे बढ़ के आपको क्या क्या करना है? अभी कितना किया है? और लगता है कि मतलब एक लेखा जोखा देखेंगे तो लगता है कि 75% हो गया है, ऐसा लगता है कि नहीं 80% तो बाकी है। बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है ऐसे। मतलब वादन क्षेत्र में क्या लगता है, या लगता है कि जीवन में कभी और कहीं जाके कुछ वोकल का एजुकेशन ले लेंगे, ऐसा कभी लगता है कि जानबूझ के रागदारी का कहीं ले लूं? ये तो इच्छा है कि गंभीर प्रकृति के राग सीखूं, गाना या फिर रागों के नॉलेज लेना, ये सब कुछ चीजें सीखने की बहुत जरूरी है। गायकी सीख लूं, ऐसे लगता है बहुत जरूरी है अभी। लेकिन अभी तो मेरे गुरुजी के पास शिक्षण मेरा सीखना चल रहा है, तो मैं वो छोड़ कहीं पे जा नहीं सकता। गुरुजी के पास ही सीखना है अभी फिलहाल, तो ऐसे कुछ गोल सेट। आप कब जाते हैं सीखने? जब उनको टाइम होता है। अच्छा। और वो जो एक मुझे आपकी याद है कि आप कई बार उनके साथ मैंने फोन किया और आप फोन उठा लेते थे, वो कौन से दिन थे? वो साथ में ले जाते थे क्या कई बार? हमेशा। और वो बहुत आनंद के दिन रहते थे, गप्पे टप्पे होते थे। मुझे याद है तब वो सांता क्रूज में रहते थे, बाकुला में, और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स थे उनके साथ, मतलब जो मैंने उनके कुछ गिने चुने प्रोग्राम देखे। एक तो पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ हुआ था षणमुखानंद में, उनकी आखिरी महफिल वहाँ की षणमुखानंद की, वो उनके साथ मैंने अटेंड की। फिर
मुझे याद है रेडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक बार पंडिता पद्मावती शालिग्राम गोखले जी का रिकॉर्डिंग था, तो वहाँ पे लेके गए थे मुझे। फिर पंडित अजय चक्रवर्ती जी के इसमें प्रोग्राम लेके गए थे। मिलाते थे क्या सबसे कि ये मेरा होनहार शिष्य है? सबको बताते थे जब जिसके साथ वो बजाते थे, परिचय भी कराते थे। क्या करता था कि गुरु जी को लेके गया, उनकी हारमोनियम में लिविंग में रखी और मैं वहाँ से निकल गया और मैं वहाँ आके ऑडियंस में। अच्छा, मैं ज्यादा वहाँ पे रहता। हाँ, क्योंकि वो भारी होने के वजह से उठाते। अभी आपकी अपनी कितनी हारमोनियम्स है? गाँव में कुछ होंगी, यहाँ कुछ होंगी? जी हाँ, मेरे सोलो की होंगी ना? जी हाँ, मेरे खुद की 7-8 हारमोनियम। हाँ, लेकिन उसके लिए भी आपको पैसे जुटाना पड़े होंगे। वो तो धीरे धीरे लिया मैंने, एक एक करके। तो आपने अपनी पहली सोलो हारमोनियम कब ली और कैसे लगता है? मतलब उसके प्रति एक प्यार ज्यादा होगा ना, ये मेरी पहली चीज है। पहली हारमोनियम 6-7 साल पहले 2009-10 में। वो सोलो की है। तो क्या आपके पास फोल्डिंग हारमोनियम भी है? जी हाँ, वो फोल्डिंग ही है। कितने प्रकार के हारमोनियम्स हैं? हारमोनियम है वो सभी फोल्डिंग के हैं। एक ही मेरी हारमोनियम है जो पेरिस रीड्स के, जो मैंने नॉर्मल साइज में ली है। कौन सी करें? पेरिस रीड्स की। अच्छा। जी हाँ, और बाकी सब मेरे हारमोनियम से फोल्डिंग है। अच्छा, फोल्डिंग जरा आसान पड़ जाती है क्या? कैरी करने के लिए तकलीफ नहीं है। छोटी होती है, कैसी होती है? सोलो की है ये? नहीं, जो है वो गंधार ट्यूनिंग है। हर एक में मैंने गंधार ट्यूनिंग का रखा है, एक जनरल ट्यूनिंग का भी है, तो ऐसे है सर। लेकिन ये अलग अलग इतने सारे हारमोनियम होना अच्छा रहता है, या ऐसा है कि स्त्री कलाकारों के साथ बजाए तो कोई अलग चीज लेके जाओ? नहीं, ये हारमोनियम अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि वो अलग अलग सुर का है। हाँ। तो वो गंधार में कालीचार गंधार का है तो कालीचार गंधार में ही बजेगा, वो लेडीज के साथ ही बजेगा। हाँ, किसी और के साथ नहीं बजा सकता। तो इसलिए फिर हर एक सुर का अलग रखना है। लेकिन अभी जैसे सुधीर जी हैं या और है, आपको मतलब जानकारी है इनके पास ज्यादा हारमोनियम है ना कईयों के पास? जी हाँ, बहुत 15 तो होंगे आराम से। उतने रखने पड़ते हैं, डिपेंड। और गुरु जी के पास अभी कैसे कितने हारमोनियम्स हुआ करते थे, अभी भी हैं? अभी के पास तो अभी 5-6 हारमोनियम रहेंगे, क्योंकि और अधिक से वो शायद भीग गए बरसात में। नहीं, जी हाँ, उन्होंने एक 22 श्रुति का हारमोनियम बनाया था, जो कि सबसे पहला कंसेप्ट था प्रोफेसर आचरेकर जी का। तो उनका वो मॉडल गुरु को मिला था, तो वो मॉडल उन्होंने पंडित अपने दशरथ गुरुगुड़े जी हैं हारमोनियम मेकर, उनको दिया। तो वो मॉडल का देखिए उन्होंने 22 श्रुति के हारमोनियम बनाए जो गुरु जी के पास है। ये कहाँ रहते हैं ये दशरथ जी? वो रहते हैं मिली म्यूजिकल्स के नाम से उनकी दुकान है, कॉटन ग्रीन में। नहीं, लेकिन अभी भी ये ट्यूनिंग वगैरह करते हैं क्या? जी हाँ, उनका दुकान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। गुरु जी के हर एक स्टूडेंट के पास उनकी ही हारमोनियम है। अरे वाह, क्या बात है। और उनकी हारमोनियम सिर्फ बम्बई में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे गोवा में, कर्नाटक में उनकी हारमोनियम जाती है। तो बाकी चीजें भी बना लेते हैं, स्केल चेंजर हो या कुछ भी? ऐसा नहीं कि भाई कलकत्ता की लेके आनी है उठा के। तो पूरी दुनिया में हारमोनियम जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जाती है, या फिर हरिबाबू जी के पास भी आती होंगी? जी हाँ। अच्छा, हम समझते हैं कि मीरठ से ही आती है, ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मीरठ में तो अच्छा सर, कुछ थोड़ी सी हल्की सी सारंगी सीखे थे कभी कहते हैं, और कहते हैं कि हल्की सी वायलिन भी सीखे थे, तो कुछ उसके बारे में कभी बातचीत नहीं करते थे क्या? नहीं, कभी नहीं। हाँ। लेकिन सीखा मैंने, शुरुआत किया, लेकिन वो बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट। अभी उनके घर पे फोल्डिंग का ऑर्गन हुआ करता था ना? अभी भी है क्या? वो अभी नहीं, वो रत्नागिरी में उनका ऑर्गन। अच्छा, कुछ उसका एक जतन कर रहे हैं क्या? जी हाँ। उनके एक स्टूडेंट है वहाँ पे मधुसूदन गोले जी करके, उनके पास है। फिर ऑर्गन की शिक्षा कुछ अलग प्रकार की होती है या वही हारमोनियम वाली है? तभी ये आपको पूछना मुझे मन में आ रहा है कि कभी और चीजों पे हाथ फेरा क्या है, जैसे अकॉर्डियन है, फेर के तो देखा होगा। जी हाँ, कीबोर्ड बजाया है, पियानो। और ये वो क्या होता है जो पाइप जैसा मुंह पे लेके एक हाथ से सुधी ज्यादा बजाते हैं? हारमोनिका बोलते हैं शायद। वो क्या, वो भी रखते हैं अपने खरीद के? वो मेरे पास नहीं है। तो आप लोगों को क्या पिच पाइप भी रखने पड़ते हैं? और आजकल तो सब कुछ मोबाइल में है। नहीं, मैं क्यों पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे हारमोनियम्स हैं तो आपको ऐसा रहता है कि आपने एक अपना प्यारा सा तानपुरा भी लेके रखा है, एक तंबोरी भी लेके रखी है, तबला तो आपके घर पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस के दिनों में लिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी रखा होगा, ये सब रखने पड़ते हैं, साज और भी। मतलब आप कैसे मेंटेन करते हैं सारे, मतलब अपने आप सफाई वफाई करनी पड़ती होगी ना सारे हारमोनियम को? किसी को बुला लेते हैं उसका ध्यान रखने के लिए? जितने भी हारमोनियम्स रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्यूनिंग आपने कब सीखी सर से? मुझे याद है जब गुरु जी के घर में कोई हारमोनियम ट्यूनिंग के लिए आती तो सबसे पहले मुझे फोन करके बोलते कि सिद्धेश क्या कर रहे हो? मैं कहता था कुछ नहीं, बस टाइम तो बहुत रहा कभी।
तो मैं हर समय गुरुजी के घर जाता था उसी वजह से सीख तो पाए। उनका वो देख देख के वो मेरा व्यक्ति समझ कौन थे जो उनके घर पे आके बैठते थे, ये उनको बताते थे और वो ऐसे करता था या वैसे करता था, सामने बैठ के वो ठीक करते थे हारमोनियम? प्रजापति जी होंगे शायद। वो है क्या अभी भी? जी हाँ। वो अभी भी ये काम करते हैं? जी हाँ। तो मेरी भी हारमोनियम शायद करने की उनकी हुई है। और जलतरंग का कुछ मेंटेनेंस है क्या, या उसके 3-4 सेट्स हैं आपके पास जलतरंग के? जलतरंग के मेरे पास 2 सेट्स हैं। अच्छा, तो उसकी जो उसको क्या कहते हैं, कटोरियां तो नहीं कहते होंगे? चीनी माती का बॉल। हाँ, लेकिन उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है क्या? हाँ, अनब्रेकेबल तो नहीं होता होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। और महंगे होते हैं क्या? मिट्टी के होते हैं ना, महंगे होते हैं। महंगे होते हैं, मिट्टी के होते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं नीचे गिरने से, तो बहुत सजाना पड़ता है उसे। और उसमें पानी जो डालना होता है वो घर से लेके जाना पड़ता है बहुत सारा? पानी कहाँ पे मिल सकता है, कोई भी पानी मिल जाता है, कोई भी पानी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसका भी आपने कुछ किया है, कभी रिकॉर्डिंग में बजाए हैं? जलतरंग तो बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में बजाए हैं, बहुत सारे। तो फिर कुरैशी जी के रिकॉर्डिंग ये जलतरंग शायद किसी गीत में मुझे याद आता है यार, मधुबन में राधिका या किसी गीत जी में? इसमें बहुत सारे गानों में इसके आगे पुराने गानों में बहुत सारे हाँ, recordings एकदम ही मतलब हाई पिच में वो चला जाता है जलतरंग। जी हाँ, सही बात। हाँ। और कुछ एकदम मधुरता लाने के लिए या डेलिकेसी दिखाने के लिए वो जलतरंग लिखा। आपको क्या लगता है जलतरंग का मूल भाव क्या है, कैसे भाव भावना के साथ जलतरंग का ये आना चाहिए? जलतरंग का भाव एक बहुत नेचुरल है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ही नेचुरल है। हाँ। तो एक अच्छा हैप्पीनेस देता है वो अपन को। अच्छा, उसके साउंड से एक अलग अलग प्रकार की खुशी मिलती है, एक उत्सुकता भी होती है। और दोनों में अगर देखेंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा प्यार है या उससे ज्यादा प्यार है, दोनों से उतना ही कोई नया कभी मन में आता है कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना है थोड़ी सी जानकारी के लिए, तो कौन सा विचार आता है? नहीं, अभी फिलहाल लगता है कि मुझे ये 2 इंस्ट्रूमेंट को ही टाइम देने के लिए बहुत कम पड़ रहा है, अच्छा, तो इसलिए बाकी और कुछ सीखने की अभी इच्छा नहीं है, बस इसी को लेके जाना है आगे बस। अच्छा। लेकिन पहली बार एक खोल के हारमोनियम देखा था वो सर के घर पे ही देखा था क्या, पूरी तरह से हारमोनियम खुल के अंदर क्या है, रीड्स ये वो जो भी है? दोस्तों मैंने गोवा में अपने मामा के यहाँ पे तो उसके 2 प्रकार रहते हैं ना रीड्स के शायद, या 3 प्रकार रहते हैं? खर्च, नर और मादी 3 रहते हैं। अच्छा, नहीं, जो अंदर जो रिपेयरिंग करते समय जो भी है उसको क्या है, मतलब वो जो कहते हैं ना मेटल का है या लकड़ी का है, वो क्या चीज है? मुझे बीच में किसी ने कहा था रीड्स तो हमेशा मेटल के रहते हैं, तो फिर वो लकड़ी का जो है वो क्या होता है? वो स्केल चेंजर में जो एक रिबन जैसा होता है। अच्छा, वो स्केल चेंजर का तो फंक्शनिंग पूरा अलग होता है, क्योंकि उसमें आप कीज को कहीं भी ऊपर आगे पीछे घुमा सकते हो। नॉर्मल हारमोनियम में तो वो नहीं होता है। लेकिन उसका मेकिंग ही अलग होता है क्या? रीड्स का भी प्रकार अलग होता है? नहीं, उसकी रीड्स भी वही होती है। अच्छा जी, अच्छा, तो उसका भी ट्यूनिंग आप भली भांति कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं, कुछ है? स्केल चेंजर ट्यून तो अब तक नहीं किया मैंने। सॉल्व कर लेते हैं क्या? बिल्कुल गुरुजी कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत दिमाग को टेंशन वाली आपको बात ऐसे है। लगता है कि जो हारमोनियम में किसी को करियर करना चाहिए तो उसको क्या क्या चीजें मतलब आनी चाहिए? एक कोई अच्छा बजा लेता है पर उसे पहले तो पता आपको- नहीं कि करियर करना है तो क्या करियर उसको करना है तो चाहिए? सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपको एक अच्छा गुरु मिलना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर वो आपका भाग्य अच्छा है तो आपको अच्छा गुरु मिलेगा। अच्छा गुरु मिलने के बाद आपको उसको उन्होंने बताई हुई चीजों को घिसना, रियाज करना, वो बहुत जरूरी है। और उनकी डांट और प्यार दोनों झेलने की तैयारी होनी सही चाहिए। बात है, एकदम सही बात है। किसी दिन बहुत डांट भी देते हैं तो उस दिन डांट का कारण समझना चाहिए। पेशेंस बहुत होना बहुत जरूरी है। जी, अगर जी। पेशेंस नहीं है तो आप कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लीजिए, हाँ। पेशेंस भरा हुआ रहेगा उनके पास, क्योंकि बहुत सहना पड़ता है। हाँ। और शुरुआत में रियाज करते समय करना भी मतलब एक बहुत सहना ही कोई पड़ता है। अनूठी बात याद आ रही है कि जो जिससे ऐसा लगा कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ इसलिए ये अच्छी बात मेरे साथ हुई, ऐसी कोई घटना याद आती है क्या? मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक हारमोनियम संगीतकार हूँ, मुझे ऐसी कोई याद है बहुत बड़ी घटना जब कहीं? पहली बार मुझे शुभा मुर्गन जी का फोन आया था मेरे मोबाइल पे हाँ। कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हेलो कौन बोल रहे थे, मैंने कहा कि मैं शुभा मुर्गन जी बोल रहा हूँ। तो मैं तो उड़ ही गया था, वो शुभा जी मुझे क्यों फोन कर दी। फिर उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम के लिए पूछा, तो मैं तो पूरा मतलब खुशी के मारे पागल ही हो गया था। तो मैंने कहा कि शुभा जी आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं तो अभी बस बिगनर हूँ। नहीं, आप फ्री तो मुझे बोलिए, आपके साथ मुझे गाना है, मुझे आपको अकम्पनीमेंट को लेना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा जरूर। नहीं, वो तो ऐसा होगा ही कि बोलकर बुआ के जितने अच्छे शिष्य हैं तो उन्हें पता ही होगा कि कौन कौन है। जी हाँ, अभी सीमा जी का एक अलग सर्कल है, तो मैंने उनको कुछ कलाकारों के साथ ज्यादा देखा है,
या फिर वो और विश्वनाथ जी ऐसे एक एक सर्कल में बजाते हैं। ऐसा हो भी जाता है कि किसी किसी को यही हारमोनियम वादक चाहिए, फिर उनको डेज फ्री रखने पड़ते हैं कि कभी भी प्रोग्राम आ जाए। तो ये एक बात है। नहीं तो ऐसा हुआ है कि अभी आपको प्राइजेस कैसे कौन से ऐसे कुछ बड़े मिले हैं? एक तो उसमें तो आपको मिला है जल तरंग में, या गुरु से बहुत किसी दिन प्रशंसा मिली है, वो भी प्राइज के बराबर होता है। ऐसा कौन सा दिन याद आता है कि गुरु जी ने बड़ी प्रशंसा की है कि तूने तो मुझे मतलब दिखाई दिया कि तुम कैसे बड़े मतलब एक कलाकार के गुण दिख रहे हैं, इस तरह से कुछ होता है कभी? गुरु जी का मैंने एक नोटिस किया है कि गुरु जी कभी ऐसी मोड़ पर प्रशंसा नहीं करते अपने स्टूडेंट्स की, क्योंकि उनको यही चीज चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को और आगे जाते हुए। मुझे एक मजेदार बात याद आ रही है, मैं उनसे सीखती थी, अच्छी वैरायटी आती थी, आप बोलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अगर कुछ बिगड़ जाए तो मैं बोलती थी सर ना ये नजर लग गई वैरायटी को, तो बहुत अच्छी, मैं कहती थी सर आप ना ठीक करिए, तो बहुत अच्छी वैरायटी आती थी, ठीक ठीक कहते थे और ऐसे चेहरे पर भाव लाते थे, मुझे इतनी हंसी आती थी। मतलब अच्छी वैरायटी को ठीक करिए, मैं कहती थी कि नजर नहीं लगनी चाहिए। तो अच्छा गाया तो मैं ऐसे देखती थी, ठीक ठीक कहते थे, तो मुझे हंसी आती थी। और एक मजेदार बात है जो अभी आपको भी पता होगी कि गुरुजी की एक आई लैंग्वेज है, जो उनको जानते हैं वो उनके आईज को देखे वो क्या मूड है कैसा है खासकर से पता चल जाता है, खासकर जब एक लुक देते हैं वो। जी हाँ, तो उसको बोलने की भी उनको जरूरत, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी बजाओ गाओ ये वो, हम ऐसे देखेंगे तो वो आंख से ही पता चलता है कि क्या मूड है। ये जो चीज है, जो चीज आप बोल रहे हो, उनके करीबी जो स्टूडेंट है उनको पता है ये सब चीज़। हाँ। या फिर अगर आपने फोन उठाया और उन्होंने फोन उठाया तो एक हेलो से पता चल जाता है कि उनका क्या मूड है, अच्छा मूड है, बुरा मूड है, ये है वो है। मुझे याद है जब मैं क्लास में नया था कि 98, 99, 2000 में बहुत ज्यादा मेरा आना जाना था, या फिर जिस 3-4 महीने में रही भी थी उनके घर पे, तो शायद ये सब चीजें पता चल गई। लेकिन ये मैं इसलिए यहाँ कह रही हूँ कि ये भी बड़ी रोचक बात है, कम मतलब केवल आंख से पता चल जाना कि क्या है, और वो गुस्सा भी पता चल जाता था, ऐसे देखेंगे या वैसे देखेंगे, या फिर वो किसी के साथ बजा रहे हैं और फ्रंट रो में हम में से कोई बैठे हैं और उनको कुछ कहना है, तो हमने से किसी को एक लुक देते थे और बाद में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते थे, फिर वो क्या कहना चाहते थे वो किसे पता रहता था और किसे नहीं रहता था, और किसने सही बताया तो बोलते थे हाँ यही है इसका। तो इवन क्लास में भी अगर वो किसी को सिखा रहे हैं और मैं बाजू में किसी से बात कर रहा हूँ तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद था, उनको बहुत गुस्सा आता था। तो उस समय में वो ऐसे नजर देते थे, बस नजर से समझ जाना चाहिए कि क्या है, क्या चल रहा है। नहीं, सुर सिंगार में वगैरह अभी कुछ ये नहीं किया है, परफॉर्मेंसेस नहीं दिए सुरमणि के लिए। अच्छा, और रेडियो के कॉन्सर्ट्स आप करते हैं? टेलीविजन में तो आप दिखते ही रहते हैं। जी हाँ, रेडियो तो मैंने अब तक ग्रेजुएशन किया नहीं है खुद का, मतलब वो एग्जाम नहीं दिया ग्रेजुएशन। अब तो फिलहाल मैं अपने अजय जी जैसा होगा, अजय जी ने बोला था कि अजय जोगलेकर की ग्रेजुएशन किया नहीं था, फिर 2-4 लोगों ने बोला अरे ये क्या है, यहाँ पे अजय जोगलेकर नहीं है, तो उन्होंने बुला लिया उनको कि आप आके हमारे लिए बचाओ। अच्छा। और ग्रेड दे दिया। हो सकता है आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा हो। हाँ, ऐसे शायद सुधीर का भी ऐसे ही हुआ था और सीमाताई का भी ऐसे ही हुआ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कलाकार का पहले बहुत नाम हो जाता है और अभी तो जोड़ी जैसी हो गई है कि कई प्रोग्राम में आप और यति भागवत होते हैं साथ साथ। जी हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम थे। हाँ, शायद आपके दोनों के एज ग्रुप भी सेम है शायद। जी हाँ, आसपास 4-5 साल छोटा है। हाँ, लेकिन मतलब आदत ही हो गई है, यति भागवत है तो सिद्धेश होगा या सिद्धेश होगा तो यति होगा। जी हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम। यति की माँ तो शायद शोभा जी के पास आती थी, वहाँ मैं बाद में कुछ महीनों तक जा रही थी, वहाँ मेरा उनका परिचय है। तो बाजा गाजा में वो कह रही थी कि अरे ये भी बजाता है, तो उसके बाद 1-2 साल में वो काफी बजाने लगा। जी हाँ। और वो भी ऐसे ही शायद पढ़ाई इंजीनियरिंग वगैरह इस प्रकार से कुछ करके शायद इस तरह से ऐसा पूरा ग्रेजुएशन किया है। हाँ। अच्छा, वो भी ऐसे ही शांत सा बच्चा है, अच्छा बजाता है। जी हाँ। तो भी हम वो डिस्कस कर रहे थे कि अभी 80% आपका बाकी है, तो भी आगे क्या विचार है? अभी क्या विचार है, अभी क्या क्या करने की इच्छा है, क्या ड्रीम्स है और क्या क्या करना है? 5-10 तक का हुआ है, 90 तक। ऐसा लगता है क्या कि कोई कुछ ऐसा अपने गांव में कोई पाठशाला खोलनी है कि हारमोनियम का कुछ करना है? नहीं, फिलहाल तो ऐसे कोई विचार नहीं है। फिलहाल तो एक ही सोच है
गुरु जी के पास सीखना है। और कौन से कलाकार है जिनके साथ बजाने की बड़ी इच्छा है, लगता है कि मुझे मिले बजाने को, और कौन है ऐसे जैसे बड़ा मन में आता है कि इनके साथ तो मुझे मिले बजाने को? ऐसे तो मन में कभी आता नहीं है कि मुझे इनके साथ बजाने के साथ। ऐसा लगता है कि कभी आशा जी या लता जी कोई नाट्य संगीत का शो करे, आशा जी नाट्य संगीत का प्रोग्राम करे, मुझे बजाने को मिले साथ में, क्योंकि बचपन में ऐसा लगा है? नहीं, अभी तो बस एक ही दिमाग में है, गुरु जी के साथ जितना रहूं उतना अच्छा है। और जुगलबंदी का कभी कुछ आया है क्या कि कुछ जलतरंग और किसी की जुगलबंदी या हारमोनियम के साथ? जुगलबंदी फ्लूट सितार के साथ हुई है, वायलिन के साथ हुई है। तो आदान प्रदान अच्छा रहता है, बहुत अच्छा मजा। और ये जो आप लोग प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ पे बीच में जो सब बैठते हैं ना, कभी कभी जो प्रोग्राम हुआ है पहले बाद में, और जो चर्चे होते हैं उसमें जो सांगीतिक डिस्कशंस होते हैं, उसमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिल जाता है। जी हाँ। अच्छा, और बाकी आपके गुरु बंधुओं के साथ आपका कैसा रिलेशन है? गोलकर गुरु जी के हर एक स्टूडेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने वैसे रखा है हर अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो अभी गुरुजी से कभी पूछा, उनकी कोई ड्रीम्स हैं आपके बारे में, कुछ उन्हें लगता है कि अगर तुम ये करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? गुरुजी ने एक ही बात कही है, हाँ, रियाज करना है बहुत, हाँ, और सीखते रहना है, आखिर तक सीखना है बस। ये देखो, ये लगता है कि कोई खास बात गुरुजी से सीखनी रह गई है, जैसे लगता है कि उनके पास बहुत गायकी है, जैसे सवाई गंधर्व है या और कोई लोग हैं, सवाई गंधर्व जैसे के साथ उन्होंने बजाया, नहीं सॉरी छोटा गंधर्व, तो ऐसे लगता है कि कभी किसी विशिष्ट गायकी को उनसे और जानना है, सीखना है, ऐसा कभी लगा है गुरुजी? हाँ, मतलब मुझे जानना है कि छोटा गंधर्व जी ये राग कैसे पेश करते होंगे, ऐसा कभी लगा है किसी विशिष्ट हमेशा रहती है? मतलब कभी पूछा है कि तुम ये गीत ये कैसे बजाते होंगे, जरा बताइएगा, ऐसा कुछ रहता है कभी? नहीं, मैंने उनको सुना है, वो घर में उनके पास मोबाइल में उनके कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अभी भी सुनते हैं उन रिकॉर्डिंग्स को। अच्छा, मुझे एक तो बुरा लगता है कि उनके पास एक रोशनारा बेगम का कुछ था जिसमें उन्होंने बजाया था, और एक था मेरे ख्याल से उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मतलब अभी है कि नहीं रिकॉर्डिंग, मुझे ऐसे लग रहा है उनके पास। जयपुर घराने की एक सिंगर है जो वो भी नहीं है, मुझे उनका नाम एकदम से याद नहीं आ रहा, तो वो कहते थे कि बहुत अच्छा गाती थी, तो वो रिकॉर्डिंग भी उनके पास अभी शायद नहीं है। रोशनारा बेगम के साथ उन्होंने बजाया था, पहले तो उनकी बहुत पतली आवाज़ थी ना, बाद में थोड़ी चौड़ी हो गई थी, ताने बड़ी साफ निकलती थी, तो वो है थोड़ा। और सवाई गंधर्व में अभी कितनी बार बजाने का मौका मिला, या किसी बड़े महोत्सव में? सवाई गंधर्व में मैंने एक ही बार परफॉर्म किया है लास्ट ईयर मेरे दोस्त के साथ, जिसका नाम है रमाकांत गायक। अच्छा, तो अभी आपसे मुझे पूरी मतलब आपकी जीवन की जो एक कहानी है हमने जान ली, और बचपन से लेके आज तक जो आपने आपका सफर बताया उसमें बड़ी रोचक और अच्छी बातें सुनने को मिली, और आज से आगे भी कभी ऐसे मौका आएगा आपका इंटरव्यू लेने का, मुझे आनंद भी होगा, तब आप और ग्रो हो चुके होंगे जैसे आप कह रहे हैं। तो आज शुरुआत हुई है, आज के जो भी हमने समय गुजारा, जो भी आपने बातें बताई, उसके लिए मैं द्रोणा स्टार अकेडमी और द्रोणाचार्य IAS अकेडमी की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ, और आपकी जो आगे की जो भी आपका आगे आप बजाते जाएंगे उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जितने भी आप कार्यक्रमों में बजाएंगे या फिर आप भी और शिष्यों को पढ़ाएंगे, तो ये जो आपकी यातायात है, सांगीतिक यातायात, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ कि आपने इतना समय मुझे दिया। हालांकि 2 महीने से हम लोग सोच रहे थे कि करेंगे और अब भी समय देना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने व्यग्र कलाकार हैं या व्यस्त कलाकार हैं, उनके पास समय कम होता है। आज भी आपने सोचा कोई 1.5 घंटा में मैं रियाज भी कर पाता, लेकिन वो समय आपने मुझे दिया, तो मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद। और आगे आप बहुत बड़े कलाकार बन जाइए, बहुत सारी अच्छी महफिलों में हम आपको सुन पाएं, और आपके भी मन से नई नई कल्पनाएं आए, जैसे 22 श्रुतियों की हारमोनियम कह रहे, तो आपके भी मन में कुछ ऐसा आ जाए कि भाई मैं भी कुछ नया बनाऊं। और जैसे मेरे मन में विचार आ रहा है कि जो श्रवणीय हारमोनियम क्या है जानता है और बजाता अच्छा है, तो अच्छा है कि ट्यूनिंग हर विद्यार्थी को आए, तो समाज में अच्छे ट्यूनर्स कितने कम है, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम कभी पूरे विश्वास से हमारी हारमोनियम छोड़ जाते हैं आपके पास, चिंता नहीं है। जरूर।
जैसे मेरी अपनी हारमोनियम देख के आपने कहा था कि ऐसी तो ठीक ही लग रही है, थोड़ा सा हल्का सा कुछ है। अगर आप उसको कॉन्सर्ट में नहीं बजाती है तो चिंता का विषय नहीं है ना। पर मेरे ख्याल से पूरी तरह ट्यून हो तो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा रहता है। चलिए फिर धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहिए जरूर और यशस्वी होते रहिए। हाँ, धन्यवाद।